नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं। और मामला क्या है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट को लेकर रिव्यू पिटिशंस पर डिसीजन आया है, उसके बाद कुछ बिंदुओं को लेकर जो है दो धड़ अलग अलग हो गए हैं। एक तो विभागीय टेट सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि क्या विभागीय टेट करवाया जा सकता है कि नहीं। देखिए, आप लोगों को पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जैसा कि हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि टेट से पूर्णतः छूट 2011 के पहले वाले शिक्षकों को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा छूट पूरी तरीक़ा से नहीं दिया गया, बल्कि 1 साल का उसमें टाइम एक्सटेंड कर दिया गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम आपके बीच में आए, तो थोड़ा सा आपको बताते भी चलें क्या कुछ हुआ है। तो 1 साल भीतर, मतलब 31 अगस्त 2028 अब डेडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दे दी गई है। अब इसके अलग मैटर है कि इसमें केंद्र सरकार के अध्यादेश लाएगी कि नहीं, ये दोबारा किसी वीडियो में और चर्चा करेंगे। लेकिन काफ़ी कुछ इधर मैं देख रहा हूँ कि 10 दिन में काफ़ी कुछ घटित हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन में आया है रिव्यू के, पैरा 34 को लेकर दो इधर उधर तरीके की बातें हो रही हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको कि इसमें क्या कुछ चल रहा है। देखिए, विभागीय टेट की बात करें या नॉर्मल टेट की बात करें, दोनों भी टेट चाहे जिस रूप में होंगे, वो एनसीटी के जो गाइडलाइन एनसीटी के द्वारा दी गई है उसके रिगार्डिंग ही उसमें होने चाहिए। उसके रिगार्डिंग का मतलब क्या हुआ, 150 क्वेश्चन होने चाहिए, 30-30 क्वेश्चन के 5 सेट में होने चाहिए। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, जूनियर की बात करूं तो 30-30-30 और 60 जैसे जिस प्रकार क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है उस तरीके से। अगर विभागीय टेट करवाने से पूर्णतः राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, जो महोदय ये कह रहे हैं, महाशय कह रहे हैं कि विभागीय टेट नहीं करवाया जा सकता है, और वो हवाला दे रहे हैं आज के 10 साल पहले 5 साल पहले का जो विभागीय टेट करवाया गया था। देखिए, उस विभागीय टेट में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसका आंसर लिखना था, और आंसर लिखने का एनसीटी के गाइडलाइन में कहीं पे कुछ वर्णन नहीं है। तो अब माननीय न्यायालय के द्वारा अगर 150 क्वेश्चन दे के, चाहे वो क्वेश्चन एकदम सरल ही सिंपल क्यों ना हो, मैं कह रहा हूँ जैसे अब अगर मान लीजिए कि उनको पूछना ही होगा, वो पूछ लेंगे कि पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है, स्किनर ने किस चीज़ को लेकर सिद्धांत दिया, थार्डाइक का क्या सिद्धांत था, और उसके बाद उन्होंने और एक दो लोगों को कोहलबर्ग का दे दिया। 4 क्वेश्चन बना दिए, तो न तो आप, न तो माननीय न्यायालय, न कोई कुछ कर सकता है उसमें। वो पेडागॉजी के मतलब बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन है तो है, और बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन 30 में वो भी 4 क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब विभागीय टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो क्वेश्चंस हैं उनके सरलीकरण करके उनको जो है वहाँ पे प्रस्तुत करना। कोई ये नहीं कह रहा है कि 150 क्वेश्चन में सिर्फ जो है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के ये जो है मुख्य न्यायाधीश, ये सब नहीं पूछने की बात हो रही है। दूसरा चीज़, अब जैसे मान लीजिए ईवीएस का क्वेश्चन पूछा गया, ईवीएस के क्वेश्चन में कुछ भी डाल के पूछ लेंगे वो कि टाइगर जो है टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, या जो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, या हमारे संविधान को कब लागू किया गया, ये भी तो ईवीएस का ही क्वेश्चन है। कि आप डिनाई कर देंगे कि ईवीएस का क्वेश्चन नहीं है। तो विभागीय टेट बिल्कुल करवाया जा सकता है, और इसके लिए राज्य सरकारें पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जो माननीय न्यायाधीश ने बोला भी है कि आर्टिकल 34 में, तो वो बिल्कुल, देखिए, किसी भी प्रकार का राज्य सरकार स्वतंत्र है। अगर मैं बात करूँ ना, तो शिक्षा जो है वो हमारा राज्य के पास भी है, केंद्र सरकार के पास भी है। तो जो हमारी समवर्ती सूची होती है उसका वो विषय है। तो उसमें राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी। हालांकि कानून जो माना जाएगा वो केंद्र का माना जाएगा। अगर दोनों कानून बनाते हैं तो सर्वोपरि हमारे केंद्र का कानून होता है। इसलिए जो एनसीटी की गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से जो है टेट करवाए जा सकते हैं, चाहे एक दिन में करवाए जाए, चाहे एक महीने में करवाए जाए, चाहे 2 महीने में। इसके लिए राज्य सरकारें पूरी तरीके स्वतंत्र हैं। बस वो रूल रेगुलेशन को फॉलो की रही, बस इतना ही चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये स्पेशल मैटर है। स्पेशल केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छोड़ दिया है, राज्य सरकार को भी पावर है कि वो स्पेशल केस में, वो अगर 10 लाख 20 लाख बच्चों का एग्ज़ाम साल में 2 बार नहीं कंडक्ट करवा पा रही है, तो वो अपने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख या 20,000 30,000 जो भी शिक्षक हैं उनके लिए टेट आयोजित कर सकती है। और चाहे 2 बार करे चाहे 3 बार, वो मिनिमम 2 बार का वहाँ पे उन्होंने जो है बोला है।
तो इस हिसाब से जितने भी लोग कह रहे हैं कि विभागीय टेट नहीं करवाया जा सकता, तो विभागीय टेट बिल्कुल करवाया जा सकता है। ये चीज़ बिल्कुल सभी को स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि जो ये डिसीजन आया है इसके बारे में। देखिए, डिसीजन जिस तरीके की सुनवाई उस दिन हुई थी, शायद 13 मई तारीख थी, तो उस दिन ही मुझे लग गया था, और मैंने आपको बोला भी था कि जो जस्टिस दत्ता हैं वो बिल्कुल भी पूरे तरीक़ा से छूट देने के मूड में नहीं है। आप कहीं से भी कुछ भी उनको बताइएगा, वो सीधा 2017 के मतलब आर्टिकल 23(2) का प्रोविज़ो है, उसको सीधा स्पष्ट रूप से वो बार-बार लेके आ जा रहे थे। कहीं पे भी कोई भी मुद्दा उठता था, 23(2) का प्रोविज़ो वो सीधा पढ़वाते थे। तो उसी दिन मैंने कहा था, लेकिन जो मैंने आपको कहा था कि जो तार्किक बहस जिन्होंने की थी, उनमें जो हमारे शायद तमिलनाडु के थे और 2-4 जगहों के, जिन्होंने अपने डाटा को प्रस्तुत किया कि हमारे यहाँ 4 लाख शिक्षक हैं और 3.5 लाख शिक्षक अभी टेट नहीं क्वालिफाइड है, अगर आप 2 साल का समय देंगे तो कैसे वो लोग हो पाएंगे और कैसे बाहर किया जाएगा, स्कूल यहाँ पे बंद होने की संभावना है। तो उस चीज़ को उन्होंने समझते हुए इस 1 साल के टाइमलाइन को बढ़ाया है। देखिए, पंजाब में बहुत ही अच्छे तरीके से विगत जो है 1-2 महीने में 2 बार विभागीय टेट करवा के लगभग 100% लोगों को वहाँ पे उन्होंने अंदर कर लिया है। आप जाइए, चाहे ये जो नए-नए टीचर्स होंगे, इन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होगी, जाएँ कोर्ट में चैलेंज करके उसको खारिज करवाएँ, नहीं करवा सकते हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी अब विभागीय टेट के बारे में बात चल रही है, और मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश क्यों, तेलंगाना में भी बात चल रही है। तेलंगाना में तो नोटिफिकेशन वगैरह भी आ चुका है। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, एक भी टीचर बाहर नहीं होगा, ये मैं पूरे रूप से आपको आश्वस्त शुरू से करता आया हूँ, और आप लोग लास्ट तक देखिएगा 2028 तक सभी टीचर्स की जॉब जो है यहाँ पे सिक्योर हो जाएगी। अब बात आती है कि केंद्र सरकार को लेकर, देखिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाएगी इस मैटर में कि नहीं लाएगी, ये अभी बहुत कुछ कहना यहाँ पे तार्किक नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो 2017 में अमेंडमेंट भी किया था, तो वहाँ पे उनका वो उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि हाई स्कूल पास, इंटर पास भी जो शिक्षक बने हैं वो हाई स्कूल इंटर पास हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं था कि मिनिमम जो है उनके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे बीटीसी हो, मतलब इस तरीके की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। इसको लेकर वहाँ पे रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे। तो अब आप लोग ये मान के चलिए कि केंद्र सरकार लास्ट में आएगा तो कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी को जॉब से बाहर होने देंगे। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें आप लोग फॉर्म भरिएगा और जो एग्ज़ाम होगा उसको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अब देखिए मैं आपको कह रहा था कि हो सकता है कि माननीय न्यायालय यहाँ पे छूट मिलेगी, लेकिन अब कोर्ट से नहीं मिली है तो गवर्नमेंट देगी, लेकिन इस बीच आपको अपनी तैयारी भी जारी रखनी है। मान के चलिएगा कि प्रमोशन में जो है यहाँ पे छूट मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो ये निर्णय आया है। एक बार अगर केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश या किसी भी तरीके से कानून में संशोधन करके हटा भी दिया जाता है 2011 के पहले शिक्षकों को, मतलब कि उनके नियुक्ति को वैध कर दिया जाता है, फिर भी प्रमोशन में तो ये रहेगा लगभग, लोग मान के चलिएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 ये जो है यहाँ पे उनका उसको बार बार उन्होंने जिक्र किया है। 21A का मतलब जीवन से समझ लीजिए आप, है आर्टिकल 21 पूरा, और उसमें 21 से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसका महत्व है। उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 142 का अपने प्रयोग किया है। आर्टिकल 142 का मतलब समझ रहे हैं? आर्टिकल 142 के तहत अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज अगर कोई भी मतलब कि कोई भी जजमेंट सुनाते हैं तो उसको जो हमारा संविधान है उसके कानून के तहत समझा जाता है, उसको कानून मान लिया जाता है कि अब ये कानून का निर्माण हो गया है। आपको पता है ना, कानून निर्माण में 2/3 जो है सदस्य चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि 2/3 संसद के सदस्य कितना जितना पावर रखता है वो आर्टिकल 142। तो इसलिए प्रमोशन से तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन नियुक्ति जो है सबकी जो अपॉइंटमेंट है वो सेफ रहेगी। लेकिन आप लोग फिलहाल टेट की तैयारी करते रहिए, राज्य सरकारें भी आप लोगों के साथ में हैं। और आप देखिएगा जैसे पंजाब में, आप लोग अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर मत समझिएगा, पंजाब में भी 30,000 शिक्षक थे, तो लगभग सभी ने पास कर लिया, लगभग 100% वहाँ पे अगर कमोबेश हम कह दें तो 100% वहाँ पे रिजल्ट आया है। जाहिर सी बात है वहाँ भी मतलब कि पुराने टीचर काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे, काफ़ी ओल्ड भी टीचर रहे होंगे। तो इस प्रकार जो है आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जो भी आपके यहाँ टेट होने वाला हो उसमें आप करिए। और मैं एक बार पुनः
उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद देता हूं, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने भी जो है शिक्षक जो प्रतिनिधि मंडल था उससे मुलाकात की और उन्होंने आश्वस्त किया है सभी को कि और एक चीज़ तो है उत्तर प्रदेश में, तो मैंने पहले ही दिन देखा था, उन्होंने जिस दिन ये निर्णय आया था उसी के दरमियान उन्होंने कहा था कि हमारे सारे अध्यापक जो हैं, हमारे सारे शिक्षक वो योग्य हैं और उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। तो वो पहले दिन से खड़े थे और पहली पहली बार अगर किसी राज्य के द्वारा अगर रिव्यू के लिए गया तो वो उत्तर प्रदेश सरकार था। तो इसलिए हम मतलब कि गर्व करते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारी सरकार हमारे जो जितने भी शिक्षक उत्तर प्रदेश के उनके लिए खड़ी हुई है। और उसके बाद आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में भी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो बिल्कुल जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकाल कर लाएगी और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इसके बारे में आप लोगों को अवगत भी हम लोग करवाएंगे। तो यही सब है। और स्पेशल केस बिहार के लिए भी चल रहा है, तो बिहार के लिए मैं अलग से किसी वीडियो में बात करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी डाउट होगा, आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको आंसर जरूर देंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।